से जुड़ चुके आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने अपना वक्त दिया है। मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी आपके पास आकर आना चाहता हूं। मुझे आप ये बताएं जरा कि ये कितना बड़ा एक ब्रेक थ्रू है जब एनआईए कोर्ट जम्मू कोर्ट में ये चार्जशीट दायर कर दी है। ये जो समय लगा क्या ये पर्याप्त था? ये इसमें एक तेजी दिख रही है, इसमें एक सिंसियरिटी और सीरियसनेस आप देख पा रहे हैं? जी टाइम इसलिए लगा बिकॉज ये कोई मतलब छोटी मोटी जांच नहीं है। इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ फॉरेंसिक स्टडी, एक एक डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्रेल निकालना। आई मीन 1000 से ऊपर उन्होंने इंटरोगेशन करी हैं, उनसे लिंक निकाले हैं, एक एक आदमी के मोबाइल चेक किए हैं, उन मोबाइल्स में पाकिस्तान के नंबर मिले हैं, उन नंबर्स को क्रॉस चेक किया है। एक लंबी हिस्ट्री है, मतलब पूरे एक ओजी नेटवर्क को जो कश्मीर में चल रहा था और बाहर से चलाया जा रहा था, पाकिस्तान से चलाया जा रहा था, वो एक्सपोज किया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान बार बार डोजियर बोलता रहता है जी, ये एक किस्म का जीता जाता डोजियर है विद फॉरेंसिक प्रूफ्स, और मतलब जो कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ये कहीं भी लागू हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज थॉरोनेस, कि किस थॉरोनेस के साथ उन्होंने ये मतलब चार्जशीट है जो एक डोजियर की फॉर्म में है। इट्स ए मैसिव थिंग। आप जैसे दिखा रहे हैं कि द नंबर ऑफ पेजेस एंड प्रूफ्स कितने हैं, गाड़ी में आए हैं, ट्रंक भर के लाए गए हैं। सो ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ मेथोडोलॉजिकल एंड रिसर्च टेक्स अ लिटिल टाइम एंड इट इज ए जॉब वेल डन, बिकॉज ये पूरे कश्मीर के OGW नेटवर्क को एक्सपोज करता है और इसके आगे अभी और नेटवर्क एक्सपोज होने हैं, बिकॉज ये एक ट्री की तरह है। आपने स्टेम चाहे पकड़ ली, उसके आगे ब्रांचेस कहां हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और दूसरी तरफ इसके नीचे रूट्स कहां जा रही हैं वो भी आपको खोद के निकालनी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली अपरूटिंग द होल ट्री विल टेक अ लिटिल टाइम, पर हमने मोटा तना अपने हाथ में ले लिया है और दैट इज अ वेरी बिग थिंग। या जी तो ये एक अहम है और ये एक ब्रेक थ्रू है यहां पर कि एनआईए ने काफी मशक्कत की है, जैसा आपने भी बताया कि 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करना और तमाम जो उस ट्रेल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तम कुमार जी, मेरा आपसे भी सवाल होगा कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और ये तकरीबन 232 दिन लगे हैं अब तक जब चार्जशीट दायर हो रही है। जो लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं, जो चाहते हैं कि इसकी पूरी कहानी, पूरी हकीकत सामने आ जाए और किस किस का क्या क्या किरदार था, रोल था, वो सामने आए और जो कसूरवार उनको सजा मिले, तो उस रास्ते में ये कदम कहां तक पहुंचा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बेस्तान घाटी में मारे गए थे उनके परिजन, रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु, दोस्त सब चाहते हैं कि उनको इंसाफ जल्दी मिले जी। ऐसे किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक तो है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसी एविडेंस नहीं इंक्लूड की जाती जो कि बाद में कोर्ट के सामने जाकर फेल हो जाए, क्योंकि वो एनआईए के केस को कमजोर बनाएगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखी जाती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो भी तथ्य सामने रखे जा रहे हैं उनके साथ जो सबूत दिए जाएंगे वो साइंटिफिकली और जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कानून के मापदंड हैं उनमें फिट बैठे। अब जैसे अभी सज्जाद जट का नाम एज मास्टरमाइंड आया है, तो जाहिर बात है एनआईए के पास सफिशिएंट सबूत होंगे कि सज्जाद जट का इसमें क्या रोल था, उसने किस तरह से पूरे केस में बतौर मास्टरमाइंड एज ए हैंडलर उसने पार्टिसिपेट किया। अब 28 जुलाई को जो ऑपरेशन महादेव हुआ था उसके दौरान जो 3 आतंकवादियों को मारा गया था उनके तार भी आगे खंगाले गए हैं। जो आतंकवादी मारे गए थे, समझिए अफगान, जिब्रान और सुलेमान, इनका किससे लिंक था, इन्होंने आतंकवादी हमले के पहले किससे बातचीत की थी। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर लोकल सपोर्टर्स कौन थे जिन्होंने इनको लॉजिस्टिक सप्लाई मुहैया कराई, इनको छुपने की जगह दी, इनको राशन मुहैया कराया, और तो और क्या इनके साथ
पाकिस्तान का लिंक है। फिलहाल एनआईए का पूरा दावा है कि उसके पास 100% सबूत है कि ये जो तीनों आतंकवादी मारे गए, अफगान, जिब्रान और सुलेमान, यह पाकिस्तानी नागरिक हैं। तो हमें भी यानी एनआईए को भी सबूत डेफिनेटली मिले हैं, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान को भी कहा जाएगा कि वो अपने नागरिकों के ऊपर कंट्रोल रखे। जी ठीक है। तो ये आपको लगता है कि इतना मतलब पाकिस्तान का इस तरह का रद्द-ए-अमल रहता है, जैसा आपने कहा कि वो कहा जाएगा कि कंट्रोल रखे, मतलब क्या पाकिस्तान इस तरह से मानता है या इस तरह की बात सुनता है? मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एनकरेज करता है जी। उन्होंने तो बार बार कहा है, उनके टॉप पॉलिटिकल लीडर्स ने भी सामने आके कहा है कि वो हिंदुस्तान को 1000 कट देना चाहते हैं। तो यह उनकी स्टेट पॉलिसी है। और उनके आर्मी चीफ ने आके कहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी टीवी पर, इंटरनेशनल टीवी पर कहा है कि पाकिस्तान ने तो टेररिस्ट पैदा करके अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ युद्ध किया, पाकिस्तान ने टेररिस्ट पैदा करके अफगानिस्तान में अमरीकियों को हराया। इन्हीं में से कुछ टेररिस्ट को वो गुड टेररिस्ट बता के भारत की तरफ रुख कर देता है। क्या पाकिस्तान भविष्य में काबू में आएगा? हिंदुस्तान में हमारा अप्रोच हमेशा से ये रहा है कि हम पाकिस्तान को समझाते हैं, अच्छी बात। अगर वो नहीं समझाता तो हम उस पर अलग अलग तरह के पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, कूटनीतिक दबाव डालते हैं, अच्छी बात है। नहीं समझ आए तो हम छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर भी कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी जी चलिए, हमारे साथ रफीक राठौर साहब जुड़ चुके हैं, पीडीपी के सीनियर लीडर हैं। रफीक राठौर साहब, एक ब्रेक थ्रू है, तकरीबन 230-32 दिनों की कोशिश और काविशों के बाद एनआईए ने चार्जशीट दायर की है 22 रन घाटी में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि इसमें बेशक जिस तरह से जब वहाँ वादी में हमला हुआ था तो हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से वादी कश्मीर में, घाटी में हर तरफ आम लोग सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने इस इंसिडेंट की और इस आतंकी हमले की पुरजोर जो है इसकी मजम्मत की थी। और जो लोग सड़कों पर निकल आए थे उनमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, ख्वातीन भी थे, और सब कह रहे थे कि इसमें इंसाफ होना चाहिए। जो खाती है, जो कसूरवार हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन उठाया जाना चाहिए। अब जबकि एनआईए कोर्ट में, जम्मू एनआईए कोर्ट में दायर करती है चार्जशीट, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? इंसाफ की राह में यह कदम कितना आगे बढ़ा है? बात है, एनआईए ने बड़ी मेहनत की है। जो अभी जनरल साहब बोल रहे थे कि हजारों, सैकड़ों की तादाद में लोगों के जो विटनेसेस हैं उनके बयानात कलम बंद किए गए। तो एनआईए ने, जाहिर सी बात है, जब केस उन्होंने फाइल किया कोर्ट में तो उन्होंने इस पर मेहनत भी की होगी। और जो लोग इसमें मुलव्वस है, आई होप एंड आई एम श्योर कि उन लोगों को उन्होंने ठीक ठाक से उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसके लिए रिकमेंड भी किया होगा। लेकिन सवाल अब ये बनता है कि आपको देखना है कि ये जो केसेस है वो कोर्ट में विथस्टैंड होने चाहिए। अगर आपका प्रूफ जो है वो सॉलिड है, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ है, अगर आपने इस पर मेहनत की है और कंक्रीट एविडेंस सामने है, तो या सब्सटेंशियल एविडेंसेस आपके सामने है, तो तभी ऐसे केसेस फिर विदहेल्ड करते हैं, विथस्टैंड करते हैं कोर्ट के सामने। तो मेरी ये रहेगा कि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी ये हादसा किया, और ये आपने सही फरमाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको बड़ा महसूस ही नहीं किया बल्कि इस पर प्रोटेस्ट भी किया। सारे लोग सड़कों पर निकल आ गए और कैंडल रैलीज और हर जगह उन्होंने हर जगह जुलूस निकाले, प्रोटेस्ट किए और ये पावर कराने की कोशिश की कि जो लोग मारे गए जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ है। तो हम चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे, और बिलखुसूस मेरी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये एक स्टैंड रहे। और हमने बार बार कहा है कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो केसेस सबमिट हो गए कोर्ट में, ये वहां पर विथस्टैंड। जी ओहो, और रफीक राठौर से लगता है कुछ इशू है नेटवर्क का, नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पर। जी जी तो मैं यही गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह करे कि ये विथस्टैंड करे कोर्ट में, और जब इन पर जरा हो, जब इन पर वकील सामने आए, तो केस इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सॉलिड होना चाहिए कि जो गिल्टी है, जिन्होंने ये काम किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं वापस आना चाहता हूं ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी के पास। राजन जम्वाल जी, मेरा सवाल अब यह है कि
इस तरह के मामलों में खास तौर से जो जिनमें किसी दूसरे देश के लोगों की शमूलियत या उनके इन्वॉल्वमेंट का कई बार खदशा होता है, यहाँ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें किस तरह से सरहद पार से लगातार इस तरह के उकसावे और उसमें बदलता इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो कितना एक चैलेंज होता है। जैसा अभी लगभग आप तमाम लोगों ने बोला कि इसमें जो एविडेंस होते हैं उसको बहुत ही जांच परख करके उसको इकट्ठा किया जाता है और जो फैक्ट्स उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि जब ये मामला आगे कहीं जाए तो इस पर कोई सवाल लौट पाए। ये कितना कठिन है ये काम और कितना चैलेंजिंग है? पाकिस्तान इनकरेजिबल है। बाकी दुनिया में जहां भी हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज कर रहा है वो मुश्किल नहीं है। लुथरा ब्रदर्स को 2 दिन में थाईलैंड से उठा के ले आए हम। मेहुल चोकसी भी पूरी दुनिया में भाग रहा था, फाइनली बेल्जियम कोर्ट ने दे दिया। एक खाली एक पाकिस्तान है जो ये मानेगा नहीं। तो हमारा जो डोजियर या ये चार्जशीट है, इट इज नॉट डायरेक्टेड एट पाकिस्तान। पाकिस्तान से हम सबूत देने के अभी चक्कर में ही नहीं है। वी डोंट वांट टू गिव इट एनी प्रूफ, बिकॉज उसको प्रूफ देने का फायदा नहीं है। वो प्रूफ को डस्टबिन की डोकरी में डालता है। हमें अपने आप और दुनिया को कन्विंस करना है। हम अगर कन्विंस्ड हैं तो हम उस पर एक्शन लेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे, जैसे हमने सिंदूर में किया, ऑपरेशन सिंदूर में किया, हमने डायरेक्ट एक्शन लिया। और यही तरीका है पाकिस्तान को डील करने का, और कोई तरीका नहीं है। आप उनके सामने प्रूफ देते, ये खाली हमारे लिए, बिकॉज हम लीगल स्क्रूटिनी में मानते हैं, हम लीगल जुरिस्डिक्शंस मानते हैं, हम कानून को मानते हैं। पाकिस्तान नहीं मानता। उनका तो टेररिज्म एक उनके लिए खुद ही एक कानून है, तो वो अपना करेंगे काम, हम अपना करेंगे। तो इसका इंटरनेशनल से कोई संबंध नहीं है। हाँ। ये खाली हम दुनिया को दिखाने के लिए या साबित करने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ हर चीज का लीगल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान किसी को उठा के अंदर बंद कर दिया। 4 साल से इमरान भी अंदर बंद है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई जुडिशरी नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, सब एक आदमी कंट्रोल कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर कोई इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मीडिया इंडिपेंडेंट है। ये सारा होने के बावजूद हम इसलिए निष्पक्ष तरीके से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, और ये उसी का नतीजा है। इसीलिए तो 230 या 32 दिन लगे, क्योंकि ये सारे सबूत इकट्ठे कर रहे थे जी, सारे सबूत इकट्ठे कर रहे थे ताकि कोई निर्दोष ना पकड़ा जाए, पूरा प्रूफ हो, और वो प्रूफ कोर्ट के अंदर होल्ड करे। इसी सारी एक्सरसाइज में इतना वक्त लगा, एंड आई एम श्योर लीगल जस्टिस मिलेगा। ठीक जी, बिल्कुल। मेरा सवाल एक, अभी हमारे साथ आर.एस. पठानिया भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के एमएलए भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। पठानिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त अपना दे दिया, हालांकि थोड़ा ताखिर हुई मुझे लग रहा है आपको। बहरहाल मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा आप अपना फर्स्ट रिएक्शन दें कि इंसाफ की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है और 230-32 दिन लगे हैं, लेकिन एनआईए ने बहरहाल चार्जशीट दायर कर दिया है। ये कितना बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी डिस्कशन में बात ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सामने हम कितना प्रूफ रखते हैं वो उसे तवज्जो नहीं देगा, फिर भी अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जी, पहलगाम का जो सान्या, जिसने ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को दहला के रख दिया, और जब पूरा देश एक शोक की लहर में लिप्त था, इस देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी कहा कि जिन लोगों की जानें गई हैं उसका हिसाब होगा जी। पहला तो काउंटर अटैक, भारत ने फिर डेमोन्स्ट्रेट किया कि भारत सिर्फ अपनी टेरिटरी पर नहीं, भारत घर में घुस के भी मारेगा, ये भारत ने साबित किया। और ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारी वायुसेना ने जी तकरीबन तीसरे ही दिन पाकिस्तान को घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने डीजीएमओ के माध्यम से सीज फायर की माफी गिड़गिड़ाते हुए मांगी है जी। अब दूसरा, जहां तक इसकी लीगल प्रोसेस और मैकेनिज्म का बात है, इसको 2 एंगल्स में अगर हम बांट के देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं, हालांकि 3 जो मेन जो ड्रेडेड टेररिस्ट हैं वो डाचीगाम के जंगलों में अपने जस्टिस तक जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम भी इस एनआईए ने चार्जशीट में बड़ी डिटेल के साथ खंगाला है जी। और 2 लोग जो उसमें एवेटर्स हैं, जिन्होंने उन टेररिस्ट को पनाह दी थी अपने आप में, वो भी यहाँ पे प्राइम एक्यूज्ड है। यहाँ पे उनको भी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तौर पे उनको भी इन्वॉल्व करके एक जस्टिस इंसाफ देने की बात की। तो एक मैसेज साफ और स्पष्ट है कि जो फाइट अगेंस्ट टेरर है सरकार का, किसी भी हद में, किसी भी रंग में, किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में ये रुकने वाली नहीं। और सरकार पाताल से भी निकाल के ये जो आतंकवाद फैलाने वाले, आतंकवाद को प्रमोट करने वाले, प्रोत्साहन करने वाले या आतंकवाद को संरक्षण देने वाले बच नहीं पाएंगे इस नए
एक नेटवर्क पे, नए माहौल में और नए सरकार के नैरेटिव और रिजॉल्व के मध्य में आज की जो चार्जशीट 232 दिन का अपने आप में बहुत ही टीडियस, बहुत ही आर्डुअस और बहुत ही पेनस्टेकिंग, बहुत ही प्रोफेशनल, मैं एनआईए को भी इसका एक पूरा पूरा क्रेडिट दूंगा और बाकी भी जो उक्त एजेंसीज, पहलगाम के बाद ही आज व्हाइट कॉलर ये जो टेरर का एक नया मॉड्यूल है उसे अनफोल्ड किया है और बिगर डैमेज। आप इन शॉर्ट अगर रेड फोर्ट को अगर आप एक शब्द में अगर आपने सम अप करना हो तो 100 गोल हमने बचाए, 1 गोल हमसे निकल गया, लेकिन इवन देन 100 गोल हमने बचाया। बहुत बड़ा मेजर कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड क्या इंसिडेंट करने वाले थे, ये तो खैर एजेंसी ने इसका भंडाफोड़ वक्त पे किया है। तो मेरा ये एक साफ और स्पष्ट ना देश को, दुनिया को, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने टेरर के नाम पे एक सॉफ्ट कमोडिटी भारतीयों की, भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा सरकार की एक प्रथम, एक सरकार की प्राथमिकता तो है ही है, लेकिन सरकार की रीति और नीति है कि सरकार कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी ढील, कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी लेक्सिटी इस मामले में कभी भी अलाउ नहीं करेगी। और दूसरा, एक सरकार ने इस बात में तय किया है कि टेरर के विक्टिम्स को जस्टिस, इंसाफ तक, वो कहते हैं कि अपने इंसाफ तक, पाए तकमील तक इनको पहुंचाने में सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो हमने कहा नथिंग सॉफ्ट टुवर्ड्स टेरर, नो परमिसिबल एंड इम्परमिसिबल, दिस इज द ऑल आउट बैटल अगेंस्ट टेररिज्म, हम खत्म करके रहेंगे इसको भारत के सॉइल से। उत्तम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे अब ये होगा कि जैसा अभी जवाब साहब ने बताया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने जो कदम उठाया वो यूं ही नहीं उठाया, चूंकि वी आर गवर्न बाय रूल, हमारे पास रूल है, लॉ है, उसको हम तवज्जो भी देते हैं। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस पर क्या होगा जब हम उसके सामने सबूत पेश करेंगे या नहीं करेंगे, एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप भी इसी तरह से देखते हैं कि हम जो एक्सरसाइज यहां कर रहे हैं उसका हासिल हमें क्या होने वाला है? इसमें कोई शक नहीं है कि एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है, अगर उसको लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाएं तो सबसे पहले तो हमारे भारत के नक्शे के अंदर जितने इनके अंडरग्राउंड सपोर्टर्स हैं, ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं, लोन वुल्फ अटैकर्स इन्होंने तैयार किए हैं, इन सबको पकड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जैसे इस चार्जशीट में ऑलरेडी 3 लोकल्स का नाम आ गया है, बशीर अहमद जोहर, परवेज अहमद, मोहम्मद यूसुफ कटारी, इन तीनों का नाम आ गया है कि इन्होंने आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और रहने खाने पीने की व्यवस्था की थी। होता ये है कि आपने पाकिस्तान का नाम लिया, मैं आपको कुछ दर्शकों को कुछ इंटरेस्टिंग वाकया बताना चाहता हूँ। जरूर। 1995 की बात है, पाकिस्तान डोजियर करता था, तो हमने उनको डोजियर दे दिया कि जो आतंकवादी मारे गए हैं, 1996 की बात है कि हमने डोजियर में देख दिया कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी जो मारे गए हैं उनके कॉलर टैग, उन्होंने जो पैंट ट्राउजर पहनी थी, शर्ट पहनी थी, उसके कॉलर टैग में फलाने टेलर का नाम है, ये तो पाकिस्तान में है। इस तरह से उनके जेब में जो दवाइयां मिली, वो दवाइयां जो हैं वो तो पाकिस्तानी केमिस्ट के दवाइयां, जो ब्रांड नेम था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, तुरंत आईएसआई ने अपने सारे हैंडलर्स को और लोअर स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया कि भविष्य में जब आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसाया जाए तो उनके पैंट, शर्ट, जूते से पाकिस्तानी ब्रांड नेम या टेलर का नाम है वो फाड़ दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनको दवाइयां देके भेज देना, चोट लगेगी तो दवाइयां इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई क्या करी, जो पाकिस्तानी टूरिस्ट इंडिया में आते हैं उनको इंडिया से दवाइयां खरीद कर वापस जाने के लिए बोलते हैं। तो इंडिया से दवाई खरीदकर जब वो टेररिस्ट को कश्मीर में घुसाते थे तो मेड इन इंडिया यानी मेड इन इंडिया ब्रांड वाली दवाइयां देकर पाकिस्तान ने घुसाना शुरू कर दिया। इस तरह से तो वो अपनी डोजियस का, हमारे द्वारा दिए गए डोजियस का वो इस्तेमाल करता है अपने अपराध को छुपाने के लिए। एक सेंटेंस में एक और कहूंगा, 2008 या 2009 की बात है, फिर से मामला यूनाइटेड नेशन में आया, अरब लीग में भी हमारा जो अरब लीग में हम शामिल नहीं है लेकिन डिस्कशन में हमारा एक नुमाइंदा जाता है जस्ट टू अटेंड। उसने बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, कैसे आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। हाँ। तो हमने लैटिट्यूड जो पाकिस्तानी आतंकवादी कैंप थे उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरा ग्रिड रेफरेंस नंबर दे दिया वहां पर प्रूव करने के लिए। जी
ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे वो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने अगले दिन ही उन आतंकवादियों को 10-15 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे कर दिया। ओके जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं सब चीजों का एक सवाल अभी पैदा होता है कि आखिर हम जो कर रहे होते हैं और पाकिस्तान क्यों बार बार उससे कोई ना कोई दूसरा जो है वो रास्ता ढूंढ लेता है। राजेश जमाल साहब, एक छोटा सा कंक्लूजन मैं चाहूंगा आपसे, वक्त बहुत कम है, कि कितना लंबा हमें भी और चलना है इंसाफ तक पहुंचने में? देखिए, इंसाफ दो तरीके से होता है। एक लीगल इंसाफ है, वो ठीक है, अदालत अपना टाइम लगाएगी। दूसरा कुछ तुरंत इंसाफ भी होता है, जो देश सक्षम है करने में, वो जल्द कुछ हो गया है महादेव में, कुछ जल्दी बाकी टाइम में हो जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज इनफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया पठाने साहब, आपका भी शुक्रिया, और जवाल साहब हमारे साथ थे, उत्तम साहब थे, बहुत शुक्रिया। वक्त अब नहीं रह गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिन घरों के चिराग या जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है इस आतंकी हमले में, उन तक पहुंच कर, और जितने लोग अभी पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, लेकिन बहुत सारे नाम अभी ऐसे हैं, जब ये एनआईए अपना पूरी जांच के बाद चार्जशीट दायर कर चुकी है, तो उम्मीद पूरी करनी चाहिए कि खाती जो लोग हैं, कसूरवार जो लोग, उन तक जरूर पहुंचा जाएगा और इंसाफ होकर रहेगा। फिर पाकिस्तान